विश्व मांगल्य सभा के पूजनीय सभाचार्य जी, विश्व मांगल्य सभा के सभी कार्यकर्ता गण एवं सभागार में उपस्थित सुधी नागरिक सज्जन माता भगिनी, मातृत्व इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहना ये एक अपने आप में विरोधाभास है। जो एक तरह से एकाधिकार महिलाओं का है, उसके बारे में पुरुष ने बोलना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि इस विषय की व्यापक चर्चा विश्व मांगल्य सभा के द्वारा भी हो गई है और इस विषय में अपना दृष्टिकोण क्या है, अपनी परंपरा क्या है, आज के युग में कैसा चलना आदि के बारे में भी पुराने समय से बहुत सारा चिंतन हुआ है। बहुत पीछे नहीं जाना है तो स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, ऐसे लोगों ने इसका एक समग्रता से चिंतन करके हमारे सामने वो विचार रखे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये चर्चा का विषय है ही नहीं, एक जीवन का सत्य है। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। सत्य को मानकर चलोगे ठीक रहोगे, नहीं मानोगे ठोकर लगेगी। सृष्टि जो आदिकाल से, उसके प्रारंभ से जो चलती आई है, वो तो मातृत्व के आधार पर ही तो चलती है। हर जीव की नई उत्पत्ति होती है तो उसमें मातृत्व आता ही है, माता रहती ही है। सृष्टि का सृजन, संवर्धन, पोषण ये बिना मातृत्व के संभव नहीं है। और सारी सृष्टि की धारणा, संवर्धन, पोषण वगैरह, सृष्टि में एक जीव है मनुष्य, उसको प्रकृति ने शक्ति भी दी है विचार करने की। तो विचार आता है उसके पास, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। किसी संकट के प्रतिकार के सामर्थ्य के लिए कोई उसके पास साधन नहीं है। उसके पास न नाखून है, तीक्ष्ण दांत है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आज सृष्टि का प्रमुख प्राणी बना है, सृष्टि का नेतृत्व कर रहा है। वो विचार के भरोसे कर रहा है। तो विचार शक्ति मिली है तो उसका दायित्व भी बनता है कि सृष्टि चलती रहे। और इसलिए खासकर मनुष्यों में मातृत्व ये उनके जीवन का सत्य है, क्योंकि नई पीढ़ी के संस्कार, उनकी शिक्षा आदि बातें बाकी जीवों में प्राकृतिक रीति से होती है। उसके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, शिक्षा वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। परंतु मनुष्यों में विचार होने के कारण वो अच्छा भी हो सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है। तो उसको दिशा देना बहुत आवश्यक होता है। वो मनुष्यों को उचित दिशा देने वाला पहला गुरु तो माता ही है। बचपन में ही उसके स्वभाव की प्रवृत्ति आदि आदि सब घर वालों के कारण बनती है और प्रमुखता माता के कारण बनती है, क्योंकि उसकी पूरी चिंता माता करती है। उसका लगाव, पहला लगाव माता से रहता है। तो मनुष्य के जीवन पर्यंत ये आवश्यकता रहती है, केवल बचपन में रहती है ऐसा नहीं। 10-12 साल के बाद बच्चा बड़ा होने के बाद वो मानना कम करता है, सबसे पहले माता की अवज्ञा करता है। क्योंकि पिताजी की अवज्ञा करने जाए तो मार पड़ेगी, माता से वो डर नहीं है, इसलिए उल्टा जवाब देता है, हट करता है, ये सब करता है। बाद में जिसको अंग्रेजी में टीन एज कहते हैं, वो समाप्त होने के बाद फिर बाहर की दुनिया में जाता है तो फिर उसको जरा वस्तु स्थिति का भान आता है, तो थोड़ा संयमित हो जाता है, अपने आप को एक नियंत्रण में रखता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई अच्छी बातों को अपनाता भी है। ऐसा चल के अपना जीवन पूरा करने तक उसको प्रत्यक्ष शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही तो भी एक भावनिक समर्थन की जो आवश्यकता रहती है,
कहीं पर जाकर रो सकूं, कहीं पर जाकर एक शांति पा सकूं, ऐसा एक सहज और सर्वदा उपलब्ध स्थान वो माता का ही रहता है। तो इसलिए ये मनुष्यों की जीवन पर्यंत आवश्यकता है। और अब्जावधि वर्षों के पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, तब से अब तक ये मातृत्व की परंपरा चल रही है। उससे हम सब पृथ्वीवासी उत्तम रीति से अवगत है। इसकी चर्चा का, इसके भाषण का कोई कारण नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, इसलिए आयोजन किया और आप सब लोग आए भी। क्योंकि एक तो शीर्षक दिया है युगानुकूल मातृत्व। तो मातृत्व की जो शाश्वत बात है तो वो तो वही है, वो युग के अनुसार बदलती नहीं। उन बातों के कारण युग में परिवर्तन करने वाले लोग उत्पन्न होते हैं। ये अभी आपने सुना प्रस्तावना। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, युगानुकूल होना मातृत्व का ये भी चर्चा का विषय नहीं रहता है। वो अपने आप होता है। मनुष्य समय के अनुसार अपनी सब बातों को बदल देता है। कोई प्रबोधन करता मिले न मिले, अनुभव से सीखता है। तो सीखने के जो प्रकार होते हैं, पहला तो चिंतन से सीखता है। कन्फ्यूशियस हो गए चीन में, उन्होंने कहा कि चिंतन से सीखना ये सर्वोत्कृष्ट है। दूसरा, वो नकल से सीखता है। महाजनों ये न गतस्स पंथा, बड़े लोग जैसा करते हैं उनकी नकल करता है। वो सबसे आसान तरीका है, ये उन्होंने कहा। और ये नहीं रहे दोनों, तो वो अपने अनुभव से सीखता है। वो सबसे कड़वाहट भरा तरीका है, बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन सीखता तो है। तो मनुष्य जिस बात का निरंतर अनुभव लेते आ रहा है, उसकी समय के अनुसार उसके रूप की, उसके ऊपरी बातों की युगानुकूलता एक होने वाली सहज प्रक्रिया है। उसको चर्चा वर्चा की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो अगर क्रम से कहा जाए क्या हुआ, तो हम लोग अपने आप को भूल गए। हमारा एक विशिष्ट समाज है, विशिष्ट देश है, उसकी एक विशिष्ट परंपरा है, सारे देश में सबसे अनोखी है, और जीवन का सबसे दीर्घ अनुभव रखने वाला हमारा देश है। उस दीर्घ अनुभव के कारण क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, किधर जाना, किधर नहीं जाना, इसका एक विवेक हमारे पास जो था, उसका हमको विस्मरण होने लगा। ऐसा विस्मरण कैसे होने लगा? तो इसके उदाहरण हमको हमारे साहित्य में महाभारत काल से मिलते हैं। ऐसा हम कह सकते कि उसके पहले बहुत कुछ ठीक था, लेकिन तब से भी स्मरण शुरू हुआ, एक बड़ा संहार हुआ, और उस विस्मरण को गति मिली, क्योंकि स्मरण करा देने वाले कम रहे लोग। युद्ध के परिणामों से उबरने में ही बहुत सारे साल गए, 1000 वर्षों का तो इतिहास पता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। कुछ महापुरुषों के आधार पर उस सारी परंपरा का पुनर्निर्माण तथागत के काल से हो गया, ये चलते रहा। लेकिन कुछ बातें गई तो गई, ध्यान में नहीं आई। उसके बाद आक्रमणों का तांता शुरू हुआ। उसके चलते कई बातें जो हमारे परंपरा में नहीं थी, हमारे विचार की दिशा में नहीं थी, वो हमको स्वीकार करनी पड़ी। कुछ हमारी सुरक्षा के लिए हमने किया, कुछ विदेशी आक्रामकों के दबाव में हमने किया। और जो आखिरी आया उसमें ब्रिटिश, उसने तो हमारे दिमाग को ही बदल डाला। तो जो जो हमारा अनुभव है, उसके आधार पर जो जो हमारी परंपराएं हैं, वो सब गलत है, और उनका जो है वो सब सही है। हमारा अध्यात्म भांग गांजे की नशे में और गंजड़ियों में गाए हुए गीत है, और जो विज्ञान है
क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, वो परफेक्ट है। ऐसा एक भ्रम हमारे मन में उत्पन्न हुआ, तो हमने अपने ज्ञान को छोड़ भी दिया, उसकी अवहेलना भी की। अब हम देख रहे हैं कि मातृत्व ये दुनिया में तो विचार का विषय बना ही है, क्योंकि उसके अस्तित्व पर ही संकट है। जो बताया कि हम क्यों विवाह करें, हम क्यों पुरुष की गुलामी स्वीकार करें, हम क्यों परिवार के झंझट में फंसे, हमारा अपना जीवन है, परिवार के साथ अपने आप को बांधकर लंगड़ा क्यों बनना, समाज से हमारा क्या लेना देना, क्योंकि जीवन तो उपभोग के लिए, और वास्तव में अपना वगैरह कोई होता नहीं, सब सौदे की बात है। और इसलिए जो सौदा मेरे फायदे का है वो मैं करूंगा, जो सौदा मेरी किसी काम का नहीं वो नहीं करूंगा। वो ऐसा अगर है तो मुझे मेरा जीवन जीना है, मेरे मन के अनुसार मुझे चलना है। और ये सब जो रोड़े अटकते हैं गले में, परिवार के दायित्व, संतानों की उत्पत्ति, उसके उनका दायित्व, समाज का दायित्व, ये सब बेकार है। ये आत्यंतिक जो व्यक्तिवाद है, और साथ में जड़वाद, उपभोग की प्रवृत्ति, इसके चलते वहां भी प्रश्न खड़े हो गए, और वहां भी अब लोग उनकी अपनी बातों पर प्रश्न कर रहे हैं। जो विज्ञान संपूर्ण था, समग्र था, ऐसा वो समझते थे, उस विज्ञान की अपूर्णता और उसकी मर्यादा अब वैज्ञानिकों को भी ध्यान में आ गई। और इसलिए भी उस आधार पर अभी तक जो रखे हुए प्रमेय थे, वो अब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, तो प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, वो भी खोज रहे हैं। और हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और ये सब हमारे सामने है, हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, तो उसी चक्रव्यूह में हम भी फंस गए, और इसलिए हमको सोचना पड़ता है। वास्तव में हमने ये सारी बातें अपने आधार पर ठीक से समझ ली, क्योंकि अपना जो आधार है वो समग्र है और प्रत्यक्ष है, वो प्रमेयों की बात नहीं, कागज लेखी नहीं है, वो आखंड लेखी है। कॉन्शियसनेस की बात अभी चलती है विज्ञान में, तो कॉन्शियसनेस का अनुभव लेने की बात हमारे यहाँ तो कितने युगों पहले सत्ययुग से है, और उसके आधार पर हम सारी दुनिया का विचार करते हो, तो हमको पहले से पता है कि पूरी दुनिया का कॉन्शियसनेस एक है। इसलिए आत्मा को जानो तो सब जान लोगे, आत्मा को जानना परम लक्ष्य है, और इसलिए संयम और त्याग ये हमारे जीवन का तरीका है। हम अकेले हैं, हम अपनी मनमानी करेंगे, हम शक्ति कमाएंगे, एक शक्ति के आधार पर सबके मालिक बनेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम मालिक नहीं है, हम जो सब है उसके अंग है। ये इसके तरफ आज विज्ञान इंगित करने लगा है, वो युगों युगों से परंपरा से हमारे पास है, उसके आधार पर हमारे परंपराओं की जीवन की रचना थी। तो अगर उसको हम समझ लेते हैं तो इस भ्रम में पड़ने का कोई कारण होगा नहीं। और अब इतनी सारी बातें आ रही, नई टेक्नोलॉजी आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम टेक्नोलॉजी को अंगीकार करेंगे, हम उसके स्वामी बनेंगे, उसका उपयोग मानव हित में करेंगे, और मातृत्व क्या, ऐसे सब बातों की एक युगानुकूल अभिव्यक्ति अपने जीवन से हम तैयार करेंगे। ये हमारा सामर्थ्य है, ये उस तत्वज्ञान का सामर्थ्य है, उसको समझने की, उस पर चलने की आवश्यकता है। तो एक जो भ्रमित विमर्श चलता है, भ्रम के कारण चलता है, कुछ जानबूझकर चलाया जाता है, क्योंकि ऐसी भी प्रतिज्ञा लेकर काम करने वाले लोग हैं
कि अभी के जग दुनिया में जो कुछ मंगल माना जाता है, जो कुछ संस्कृति मानी जाती है, जो कुछ विधि निषेध माने जाते हैं, उन सबको ध्वस्त करो। कोई मूल्य वगैरह नहीं रहना चाहिए, कोई संस्कार वगैरह रहना नहीं चाहिए। एक तरह से एक अराजकता पैदा होनी चाहिए, क्योंकि विश्व को परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन करने से नहीं होगा। सब मिटा देंगे तो अपने आप लोग कुछ करेंगे हलचल, उसमें से नई बात खड़ी होगी। और इसलिए टू अनलर्न एवरीथिंग टू लर्न अन्यू, इस प्रकार का एक उल्टा तरीका जो है अपने पास, उसमें से जो उपयोगी है वो निकालने के बजाय वो सब छोड़ देना। तो इदम च नास्ति परम न लभते, इस प्रकार की गति होती है समाज की। उसका अनुभव पश्चिम आज कर रही है। उनके भी पास मूल्य थे, उनके पास एक परंपरा थी, अधूरी थी लेकिन थी तो सही। उसमें संस्कारों की बात थी, विधि निषेधों की बात थी, भलमनसाहत की बात थी। परंतु इस प्रकार की एक जो आंधी आई भौतिकवादी विचारों की, उसमें से ये सारा जो उपजा, उसके चलते सब अफरा तफर हो गया। और इसलिए वो भी इसका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमको ये चर्चा करनी पड़ती है। वो विमर्श है कि हमारा कोई संबंध नहीं आपस में, इसलिए हमारी आवश्यकता तो है, और आवश्यकता है इसलिए हमारे अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो सौदे की बात है। हमारे अधिकार की पूर्ति करने में जो उपयोगी है उसके लिए कर्तव्य है। जब तक वो उपयोगी है तब तक कर्तव्य है, उसके बाद नहीं है। और इसलिए हम अलग अलग है तो फिर सृष्टि के साधन मर्यादित है और हमारी आकांक्षाएं अमर्यादित है। तो इसका मतलब स्पर्धा होगी, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा। तो दौड़ो और सबसे आगे रहो। दूसरों को पीछे करने के लिए क्या करते हो उसका कोई महत्व नहीं है, कैसा भी करके आगे जाओ, वो ज्यादा से ज्यादा करो। तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा और स्वाभाविक है बलवान लोग जीतेंगे, तो जो दुर्बल है वो उनकी दासता करेंगे और उनके लिए दूसरा चारा नहीं, उनको मदद करो, उनके दास बनो, नहीं तो मरो। इस प्रकार की एक बात दिखती है और इसी को जीवन मानकर चले भौतिकवादी लोग। ये दुनिया का नियम है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए फिट बनो और फिट बन के अपने सर्वाइवल का इंतजाम करो। दुनिया के सर्वाइवल की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो उपयोगी है वो रखो, जो निरुपयोगी है वो अपने आप जाएगा। दुर्बलों का मरना ये प्रकृति का नियम है, ऐसा हम सीखे, हम यही सीखे। अब सृष्टि ये करती है, दुर्बलों को हटाती है, हटा दिया जाती है। और इसलिए स्वैरता को एक अधिष्ठान दे दिया। स्वतंत्रता यानी, स्वतंत्रता जब हम कहते हैं तो उसके साथ दायित्व आता है। वहां भी कहा गया कि तुमको हाथ चाहे जैसा घुमाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी मर्यादा मेरे गाल तक वो आता है तब रुक जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि झगड़ा ना हो, समाज चले। लेकिन इसका भी बंधन वो नहीं मानते। तो स्वैरता को एक अधिष्ठान तत्व का मिल गया और सारी जिम्मेवारी, सारा दायित्व वो गुलामी माना गया। तो विवाह बंधन एक बंधन हो गया, वो गुलामी है, नहीं करेंगे। क्या जरूर है हमको? कोई जरूर नहीं। महिला को पुरुष की आवश्यकता नहीं, पुरुष को महिला की आवश्यकता नहीं है। तो तात्कालिक सौदा हो सकता है, विवाह वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। प्रकृति को देखो, ऐसे ही चलता है ना, पशु ऐसे ही चलते हैं। और इस जड़वादी तत्वज्ञान के अनुसार मनुष्य भी एक पशु है। इसलिए उसका एकमात्र दायित्व वो जन्मा है, मरते दम तक उसको जीना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा जीना है।
पशु ऐसे ही जीते हैं। मरने के बाद क्या किसी ने नहीं देखा। जब तक हो तब तक खूब भोगो, खूब जियो। मनुष्य को भी ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार हो सकता है, विचार के दृष्टि से ये भी एक विचार है, और विचार की स्वतंत्रता है, इसलिए ये विचार भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं जो विचार ये करता हूं वो मैं अपने जीवन में जब तक रखूं और वैसा चलूं, तब तक क्या होगा, मेरी जो होनी है दुर्गति होनी। लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो तुम करो तुम्हारा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि ये विचार है और सारी दुनिया को इसी विचार में आना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र सही विचार है, तब फिर समस्याएं खड़ी होती है। वैसी वो हो गई, उसके चलते बहुत सारा खून खराबा हो गया। सारे दुनिया को एक ही रंग में रंगने की झंझट में, और जो जहां प्राकृतिक नहीं था वो वहां थोपा गया, और वो नहीं चलता, ये सिद्ध भी हो गया। तो अब दुनिया सब तरफ जाके आई, लेकिन उन ध्यान में आया कि हम एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, नया रास्ता चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। तो दुनिया भारत का नाम लेती है कि वहां से देखना पड़ेगा, वहां से समझना पड़ेगा। और हमारी स्थिति ये है कि इस उनके निर्माण किए हुए भ्रम में हम स्वतंत्रता के बाद भी इतने वर्षों में घूम रहे हैं। इसलिए ये चर्चा हमको करनी पड़ती है। तो चर्चा क्या करें? तो हम शुरू करें कि अपनी दृष्टि क्या है। तो अपनी दृष्टि यह है कि जैसा मैंने कहा, वैज्ञानिक भाषा में कॉन्शियसनेस कहो, आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्म कहो, शून्य कहो, अस्तित्व के मूल में एकता है। और एकता जब विविधता में व्यक्त होना चाहती है तब सृष्टि बनती है। वो ऊपर से दिखती अलग अलग है, लेकिन अंदर से वो एक है। उसका अलग अलग होना, ये भ्रम कुछ दिन चलता है, उसमें से जाना पड़ता है, क्योंकि अनुभव करके ये भ्रम है ये समझना पड़ता है। अनुभव करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, तो शरीर भी एक भ्रम हो जाता है, और उसको चलाना तो है जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो परम लक्ष्य है। तो इसलिए विविधता है, उसमें से जाना पड़ेगा, उसको स्वीकार करो, वो रहेगी। आप यहां रहते हो, अमेरिका में जाकर अपना तरीका मत ला दो, या अमेरिका में रहते हो, वहां से ही यहां आकर यहां अपना तरीका मत ला दो। डोमिनेशन की बात अभी भी करते लोग, वेस्ट का डोमिनेशन के लिए प्रयास अभी भी करते लोग, चाइना जैसे लोग करते हैं। ये सब होता है दुनिया में। ये होने से गड़बड़ होती है। अपना क्या है? तो हमारे जीवन का अनुभव ये है कि एकता ही सत्य है, विविधता एक स्वप्न है जिसमें से जाना पड़ता है। लेकिन कभी ना कभी स्वप्न में से जागना चाहिए, उसका प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा अगर है तो फिर सत्य यही हुआ कि हम सब लोग संबंधित हैं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहे ना चाहे, हम एक ही पूर्ण के अंग है, और इसलिए हमको एक दूसरे के साथ चलना है। हम जो करेंगे सब पर परिणाम होगा, सब जो करेंगे मुझ पर परिणाम होना है। और इसलिए मुझे जो करना है, मेरे लिए उसका क्या बनेगा ये विचार पर्याप्त नहीं है, सबके लिए उसका क्या बनेगा ये सोचकर मैं तय करूं कि वो करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, सृष्टि का नेतृत्व करता है, सृष्टि चले ये उसका दायित्व है। तो सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म ही उसके आचरण का आधार है। और धर्म के आधार पर सृष्टि की धारणा होती है। तो वो धर्म हमको दायित्व देता है, और वो हमको कहता है
कि इस दायित्व के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तुम पूरा करो, तो तुम जिसको अधिकार कहते हो उसकी रक्षा अपने आप हो जाएगी। तुम अगर केवल अपने अधिकार के पीछे दौड़ोगे तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे कभी। किसी भी मनुष्य का कोई भी अधिकार सदा के लिए सुरक्षित रहता नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो उस अधिकार में बाधा बनेंगे। बहुत से कारण हैं जिसके कारण वो अधिकार मारा जाएगा, लेकिन उसकी रक्षा इसलिए होती है कि हम एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो एक समष्टि के नाते सारा जीवन ठीक चलता है। तो उसमें फिर ये बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां संकट नहीं बन सकती। ये जीवन का अनुभव है दुनिया का, आज तक का खुला है। मुझे बहुत इसमें और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः सिद्ध है। और इसलिए अपना दायित्व निभाओ। अब मातृत्व, मातृत्व एक दायित्व है, विवाह ये एक दायित्व है। मातृत्व पशुओं में भी है, रेगुलेटेड नहीं है, प्राकृतिक है। तो वहां आपस में खून खराबा वगैरह सब होते रहता है। जो फिट है उसका सर्वाइवल वहां चलता है। मनुष्य अगर ऐसे करने लगा तो चलेगा ही नहीं, मनुष्य समाज भी नहीं रहेगा, और समाज की सृष्टि की धारणा करने वाला, सृष्टि को परम तत्व की ओर ले जाने वाला मानवता मनुष्य समाज भी नहीं रहेगा। वो चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि हम उसके अंग हैं। वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। हम जंगल काट रहे, हम पहाड़ों को उद्ध्वस्त कर रहे, हम जानकर भी इन बातों पर चल रहे, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही, हमको नष्ट कर रही। पहले पहले वो विभीषिकाएं आई, 15-20 साल पहले सुनामी आई, इतने सारे लोग मरे। तो कई बड़े लोग थे जिन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान दयालु है तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? भगवान को क्यों पूछते? पहले अपने आप को पूछो। ये प्रकृति की विभीषिकाएं जो पहले कम होती थी वो अचानक कैसे बढ़ गई? ये सब हमारा किया हुआ है, क्योंकि हम इसके अंग हैं। इसको हम नष्ट करेंगे, हम भी नष्ट होंगे। और इसलिए इसकी धारणा, ये हमारा कर्तव्य बनता है, अपने लिए भी ये कर्तव्य बनता है। तो इस अर्थ में अगर हम समझेंगे तो सृष्टि में सृजन तब होता है जब पुरुष और प्रकृति दो है, एक से नहीं बनता। केवल महिला से सृष्टि नहीं चलेगी, केवल पुरुषों से सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि चलनी है तो इन दोनों का साथ होना, पूरक होना आवश्यक है। जो पाश्चात्य भी उसको कहना कि नहीं करना, एक भौतिकवादी विमर्श आया है कि कोई किसी का कुछ नहीं लगता। श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है कि महिला है? तो स्वाभाविक पुरुष कहते हैं हम श्रेष्ठ है, महिलाएं कहती हम श्रेष्ठ है। और अपनी श्रेष्ठता से सिद्ध करने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करो, चलता है। क्योंकि संघर्ष है श्रेष्ठत्व का। हमारे यहाँ श्रेष्ठ कनिष्ठ है नहीं, क्योंकि व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो वो यूनिट नहीं है। सबसे नीचा यूनिट है परिवार, कुटुंब। कुटुंब अर्थ का उत्पादन करता है, कुटुंब संस्कारों का उत्पादन करता है, कुटुंब सामाजिकता पढ़ाता है, कुटुंब सारी बातें करता है। कुटुंब में व्यक्ति का प्रशिक्षण होता है। इसलिए व्यक्ति सारे समान है, क्योंकि एक ही चीज की व्यक्ति है। जिस चीज की वो व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। जो अव्यक्त है वो व्यक्त हुआ, उसको व्यक्ति कहते हैं। हम प्राणियों को व्यक्ति नहीं कहते। हमारा कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है, टॉमी नाम का व्यक्ति, ऐसा हम नहीं कहते। भले उसको हम अपने परिवार के सदस्य जैसा पाले, उसको व्यक्ति नहीं कहते। व्यक्ति मनुष्य को कहते, क्योंकि उसके अंदर की बात व्यक्त होती है। तो पुरुष हो या स्त्री हो, जो व्यक्त हो रहा है वो तो एक है, उसमें भेद नहीं है, वो समान है।
श्रेष्ठ कनिष्ठ कोई नहीं है, लेकिन उनकी समानता का अर्थ नहीं है जब तक वो इकट्ठा नहीं आते। उसके कारण सृष्टि की संभावना बनती है, सृजन होता है, धारणा होती है, सृष्टि की उन्नति होती है। ये सब महिला और पुरुष ने एकत्र आकर करने का काम है। एकत्र आकर करने का काम है तो एकत्र आना स्थायी चाहिए। आज यहाँ आ गए, उधर और कल कहीं चले गए, ऐसे से नहीं होता। पानी पेड़ लगाया है और जल्दी बड़ा हो इसलिए 12 बार जमीन बदली और 17 बार पानी बदला तो पेड़ नहीं लगता। एक जगह उसका पालन पोषण करके परिश्रम करना पड़ता है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और जितना अच्छा पेड़ अच्छा फल देने वाला उतना ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए सृष्टि की धारणा के लिए कुटुंब नाम का एकक बने, इसलिए विवाह है। विवाह ये पुरुष और महिलाओं की बायोलॉजिकल नेसेसिटीज का प्रावधान नहीं है। कुटुंब की योजना से समाज की धारणा करने के लिए तैयार किया हुआ उपकरण है। तो उसमें स्वाभाविक है कि सुख की व्यवस्था हो जाती है। महिला से पुरुष को जो चाहिए, पुरुष को महिला से जो चाहिए, उसकी व्यवस्था हो जाती है। वो व्यवस्था अच्छे काम में लगती है, समाज के निर्माण के काम में लगती है। लेकिन कोई कहेगा कि वो सुख तो मुझे चाहिए लेकिन उसके साथ आने वाला दायित्व तो मुझे नहीं चाहिए, तो ये कैसे रहेगा? ये गैर जिम्मेवाराना व्यवहार रहेगा। लेकिन ये गैर जिम्मेवाराना व्यवहार है, ये समझ में आने के लिए ये जो दृष्टि है उस दृष्टि को ध्यान में लेना पड़ता है। उस दृष्टि को हर घर में नई पीढ़ी को बताना, ये हो नहीं रहा है, पहले होता था, वो होना चाहिए। सारे जो संकट है कि ये जो प्रवाह संस्कारों का चलता था उससे दृष्टि मिलती थी, उसलिए आचरण का एक शील मिलता था, विधि निषेध मिलते थे, विवेक मिलता था, वो आगे जाना बंद हो गया। इसलिए फिर समस्या बन गई, क्योंकि परिस्थिति तो बदलती है और परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें बदलनी ही पड़ती है, कुछ बातें किसी भी हालत में नहीं बदलनी है। हम मर जाएंगे लेकिन उनको नहीं बदलेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे लेकिन उसको नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ बातें हैं समय के अनुसार बदलनी पड़ती है। तो समय बदला है। पुरानी परिस्थिति में एकत्र रहना संभव था, आज प्रयास करके भी संभव नहीं होता। तो ये परिस्थिति का परिवर्तन, ये संकट नहीं, अगर दृष्टि है तो ये संकट होता है क्या? तो ऐसे कई परिवार है जो 3 महीने में संभव है, तो नहीं तो वर्ष में एक बार इकट्ठा आते हैं। और बिहार में तो आप देखिए छठ के समय दुनिया के किसी कोने में घर का व्यक्ति बैठा है, वो उन 2-3 दिन के लिए कम से कम घर में आएगा ही आएगा। तो अपने संतानों सहित माता पिता उनको लेके ऐसे जाते आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो उनको परिचय होता है, हम कौन है, हम कैसे हैं, हम क्या है। वहाँ गपशप होती है, कई बातें पता चलती है, रीति रिवाज का संक्रमण उसमें से होता है। एक घर में माता पिता से विवाद करने वाला बच्चा ऐसे फैमिली गैदरिंग में जब जाता है तो देखता है कि अन्य भी कुटुंब जो है हमारे परिवार के, उनमें ये चल रहा है, तो पूछता है, तो दूसरा बच्चा बताता है कि भाई ये अच्छी बात है, ये करनी चाहिए। तो उसका अपने आप प्रशिक्षण होता है। तो अगर ये पता है हमको कि कुटुंब यानी एक रचना केवल नहीं है, उस रचना में आत्मा है, अपनापन। ये अपनापन कायम रह सकता है, कहीं भी रह के कायम हो सकता है। अगर एकत्र रह सकते हैं, सानिध्य मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सानिध्य नहीं मिलता ऐसा है तो भी हम उसकी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं ना। अपने धर्म का आचरण करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, समाज में
अपना समय लगाना, सेवा करना, इसके लिए अनुकूल परिस्थिति है तो सब करते हैं। लेकिन हमने देखा है हमारे इतिहास में, हमारे पूर्वजों ने, ये असंभव था, तब भी हर हालत में उन्होंने उसको किया। अपने शील की रक्षा एक मुद्दा था, वो करना असंभव हो गया, ऐसे हमारे इतिहास में प्रसंग आए, तो जौहर हो गए, लेकिन शील पर आंच नहीं आने दी। नरमुंडों को ढेर लगे, मनों से तोले गए, लेकिन परंपरा को, संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार अनुकूलता में चलना और प्रतिकूलता में चलना, तो पहली तो बात ये संकल्प चाहिए कि ये सत्य है, अनुभूत सत्य है, उसको चलना चाहिए। ये संकल्प अगर है तो रास्ते निकलते हैं। हर बार मरना ही पड़ता है ऐसा नहीं है। तो हम देखते दुनिया में लोगों ने अपनी जमीन छोड़ दी, दूसरे देश में चले गए, पारसी लोग यहाँ आए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। तो ये क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे आज के जीवन में, इसका संबंध क्या है, एकदम ध्यान में नहीं आता है। जो चकाचौंध है भौतिकता की और हमारे मन में जो विस्मरण है उसके कारण। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, वहां का बौद्धिक वैभव उन्हें देखा, उनके मन में चकाचौंध नहीं आई। उन्होंने कहा अमेरिका का वैभव तो अद्वितीय है, अनुपमेय है अभी, लेकिन भौतिकता के घोर अंधकार में वो लोग फंस गए हैं। इसलिए उन्होंने हमको कहा कि हे भारत, तुम उठोगे तो तुम्हारा उत्थान तुम्हारे अपने भलाई के लिए नहीं है, ध्यान रखना। तुम भौतिक वैभव के उदाहरण तुमको नहीं बनना है, बन गए अपने आप जाते जाते, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम नहीं जी रहे हो। तुम अपने पराक्रम से सारी दुनिया में जगत जेता का आदर्श रखने के लिए नहीं हो, तुमको सेवा करनी है, परोपकार त्याग का आदर्श रखना है। तुम्हारी समाज की महिलाओं को सीता सावित्री का आदर्श रखना है। सारी दुनिया देखने के बाद और पाश्चात्यों की संगठन शक्ति को मानने के बाद भी स्वामी विवेकानंद चकाचौंध में फंसे नहीं, वो ये देख सके। क्यों? क्योंकि उनको वो बात मिली थी, वो जानते थे। अब हम उनके जैसे ज्ञाता नहीं होंगे, लेकिन ये बातें तो हम जान सकते हैं। उसको जानकर विचार करना तो उपाय मिलेंगे। अब टेक्नोलॉजी आई है, उसके कारण बड़ा ऐसा होता वैसा होता। टेक्नोलॉजी आई है यानी वो तो अपने पैरों से चलकर तो नहीं आई, किसी ने लाई हमारे घर में, आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी तो रोक नहीं सकती कोई, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसका उपयोग करके जीवन सुलभ बनाना, उसका उपयोग करके ज्ञान बढ़ाना, ये सब करना चाहिए। लेकिन वो अपना दास है, हम उसके दास नहीं है। उसको ऐसा रखना, अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है इसलिए छोटा दूध पीता बच्चा रो रहा है, उसका रोना बंद करके आप उसके हाथ में मोबाइल दे दो, तो फिर टेक्नोलॉजी आएगी ही आएगी। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका एक अनुशासन भी है। जागतिक संदर्भों में हमारे सरकारवाजी ने कुछ दिन पहले कहा कि टेक्नोलॉजी को 3 मर्यादाओं में रहना चाहिए: इकोलॉजी, इकोनॉमी और इथिक्स। हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं ना, हो रहा है। टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम ध्यान में आने के बाद ये भी अब शुरू हो गया है कि भाई एक स्क्रीन टाइम निश्चित करते लोग, माता पिता भी उसका पालन करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं। अब मोबाइल के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्यों के क्षमता का ह्रास होने की संभावना है, ये तो दिखता है। 9 गुना 3 कितने, ऐसा पूछते हैं तो हम तो पहाड़े सीखे इसलिए 27 हमको मालूम है, लेकिन आज पूछो तो बच्चा एकदम मोबाइल निकालता है, कैलकुलेटर, और फिर बताता है। वो कष्ट नहीं करता अपने दिमाग को थोड़ा तानने का, क्योंकि जो सुलभ है और क्विकली अवेलेबल है
तो मैं क्यों परिश्रम करूं? जब वाहन उपलब्ध है, 25 कदम दूर जाना है, वाहन है मेरे पास, तो मैं पैदल क्यों जाऊं? तो ठीक है, ये सुविधा आ गई, साथ में फिर डायबिटीज भी आ गया। तो इसका जो विवेक है, वो विवेक अगर माता पिता आचरण करते हैं तो बच्चों में भी आता है। अभी पति पत्नी दोनों काम करते, कैसे समय देंगे? कैसे समय देंगे यानी देना तो पड़ेगा ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? कमाई प्रायोरिटी है कि बच्चों का अच्छा होना प्रायोरिटी है? करियर करियर करियर, बच्चों को करियर की तरफ धकेलते समय प्रायोरिटी क्या है? आपको बुढ़ापे में आपकी सेवा करने वाले बच्चे चाहिए कि अमेरिका से टेलीग्राम करने वाले कि मैं आ नहीं सकता, आप उधर निपट लो? एक करियर एक लेजिटिमेट परस्यूट है, उसकी मान्यता है, परंतु उसकी भी मर्यादा है। ऐसे कमाई एक लेजिटिमेट परस्यूट है, पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन वो करना, उसका उपयोग क्या करना और वो कितना करना। अर्थ सर्वस्व नहीं है, काम सर्वस्व नहीं है, और मोक्ष के बारे में भी कहा जाता है कि वो सर्वस्व नहीं है। संत कहते हैं कि खुद तर गया तो कौन सी बड़ी बात है, खुद तरने के बाद सबको तारा तो वो असली संत है। संतों ने कहा है, जो जिनको अनुभव है। तो इन सबकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार चलना है। और धर्म की भी एक मर्यादा हो जाती है। मोक्ष में फिर सबका विचार नहीं होता, मोक्ष प्रत्येक का व्यक्तिगत होता है, क्योंकि मर्यादा पालन से दुनिया की धारणा होती है, दुनिया चलती है। मनुष्य अपने विकास में एक मर्यादा पालन करता है, सृष्टि अपने बढ़ने में एक मर्यादा पालन करती है, ये सब लोग मर्यादा पालन करते हैं, इसलिए सृष्टि चलती है। तो उस मर्यादा को ध्यान में रखकर अगर हम विचार करेंगे तो हमारी प्राथमिकताएं बनेगी। हम राणा प्रताप का पाठ था हमको हिंदी की पुस्तक में, और उसमें एक वाक्य था कि गुलामी के पंच पकवानों से स्वतंत्रता की सूखी रोटी भली है। ये क्या चीज है भाई? तो ये मर्यादा ही है ना। पंच पकवान ना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन वो गुलामी के नहीं चाहिए, स्वतंत्रता का चाहिए, सूखी रोटी ही भली है। ऐसे हर बात में हमको तय करना है तो समय भी निकल आएगा। आवश्यकता के नाते करते हैं तो समय निकालती है। और आश्चर्य की बात क्या है, इतने सब आत्मविस्मरण और परिस्थिति के बाद भी भारत की हमारी माताएं इसके लिए समय निकाल लेती है। आप देखो, भारत में महिला समाज जो है उसकी इतनी विविधता है कि एक जगह का उदाहरण दूसरी जगह लागू नहीं पड़ता। आप अलग अलग तबकों में जाएंगे, अलग अलग स्थिति है। एक बड़ा सर्वे हुआ 2017 में, तो कई महिला संगठनों की कार्यकर्ता महिलाओं ने मिलकर किया एक समग्र इस प्रकार का सर्वेक्षण। पहली बार भारत में हुआ शायद, और भारत सरकार को दे भी दिया गया है। तो उसमें यह ध्यान में आता है कि भारतीय महिलाओं का इस सारी परिस्थितियों में, सब तबकों में, सब प्रकार की परिस्थितियों में हैप्पीनेस कोशेंट सबसे ऊपर है दुनिया में। वो उन्होंने बताया, ये आंकड़ों वालों ने स्टैटिस्टिक्स जमा करके निष्कर्ष नहीं निकाला, उसमें प्रश्नावली में इसके भी प्रश्न थे, उसमें सबका एक मुखी उत्तर ये है। ये क्यों है? ये अगर हम देखते हैं ना तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये प्रश्न एक कलेक्टिव प्रश्न है क्योंकि सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन उत्तर तो अपना अलग अलग देना पड़ता है, इसलिए इसका गणित जैसा उत्तर नहीं होता है। 2 और 2 4, कहीं भी जाओ कभी भी जाओ 2 और 2 4, ऐसा नहीं है। एक तो अपने महिला समाज में इतनी सारी विविधता है परिस्थिति की,
जनजातीय क्षेत्रों में अलग है, झुग्गी झोपड़ी में अलग है, ग्रामीणों में अलग है, शहरों में फिर उच्च मध्यम वर्ग, कनिष्ठ मध्यम वर्ग वगैरह वगैरह हम कहते हैं, इन सब में अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन एक बात सामान्य है सर्वत्र कि इस अपनी परंपरा का सम्यक ज्ञान जिसका जीवन में उपयोग कर सको इतना, उसका अभाव है, और उसका अभाव पुरुषों में ज्यादा है। तो इसलिए परिस्थिति का सामना करना है तो पहली बात हमको करनी पड़ेगी, प्रबोधन करना पड़ेगा, मातृशक्ति का भी और पुरुषों का भी। मातृशक्ति को तो केवल जगाने की बात है। विवेकानंद जी को पूछा पत्रकार ने इंटरव्यू में, अंतिम प्रश्न महिलाओं के बारे में ही उनका वो इंटरव्यू था कि फिर भारत की महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत की महिलाओं को मेरा संदेश, भारत की महिलाओं को संदेश देने की झंझट में मैं नहीं पड़ूंगा, उनको संदेश की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है, वो सब कर सकती है, उनको तुम करने दो, उसके लिए उनका सशक्तिकरण करो, उनको प्रबुद्ध बनाओ। इतने दिन घर के अंदर बंद करके रखा तो दुनिया का उनका ज्ञान जो था वो लुप्त हो गया है। आधुनिक दुनिया क्या है कैसे, उनको ज्ञान दो। महिलाओं में ये शक्ति है, वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। तो पहली बात उनका प्रबोधन करना, उनकी क्या शक्ति है, आज का विश्व कैसा है, उनके पास क्या साधन है कैसे, और उनको अवसर देना और उनका सशक्तिकरण करना। कर्तव्य बोध भी बताना पड़ेगा, नहीं तो इस भ्रम के भौर में वो भी घूमने लगेगी। तो अपनी दृष्टि का भी बोध कराना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है, अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना, ऐसा आपका भी अनुभव होगा। इसको बदलना पड़ेगा, तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या। अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हम ही जानकारी लेंगे कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए।
अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी। जो आप कर रहे हो वो बोलो। वो तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं। फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माताजी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहे, क्योंकि आईक्यू बढ़ा है, ईक्यू नहीं बढ़ा है अभी, तो इसलिए चलेगा। तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से होते हैं। ये तीन घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है, लेकिन उसको शायद तैयार करना पड़ेगा। आपस में मिलते रहना, रिश्तेदारी कितनी व्यापक होती है। केवल अंकल और आंट से काम नहीं चलता हमारे यहाँ। ममेरे भाई, फूफेरे भाई, चचेरे भाई, ये वो ऐसा चलता है। और ये सब लगाव कायम रहते हैं। तो फुफेरे भाई के साले का विवाह है, इसलिए जाना पड़ता है किसी को। ये मेंटेन करते हैं हम, ये हमारी परंपरा है। इसको बने तक धीमा नहीं पड़ने देना, मिलते जुलते रहना, और साथ में बच्चों को लेके जाना, घर के सबको लेके जाना जितना बन सकता। तो इससे एक बंधन बनता है, एक व्यापकता आती है सोचने के दायरे में, और मनुष्य व्यक्तिवादी नहीं रहता। संवाद होना है, और पुरुषों का भी प्रबोधन होना है। और वो प्रबोधन केवल बौद्धिक होके नहीं चलेगा, कुछ आदतें भी बदलनी पड़ेगी। इसलिए महिला तो शक्ति स्वरूपा है, और वो एक समय 18 काम कर सकती है, 18 हाथ वाली है दुर्गा। तो इसलिए घर के 18 काम उसी के जिम में लगाना ये भी ठीक नहीं है ना। पहले क्लियर कट दो 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 दुनिया थी, महिलाओं की घर में, पुरुषों की बाहर में। यहाँ महिला मालक है, घर में पुरुषों की नहीं चलती थी, आज भी नहीं चलती, ऐसा कहते हैं पुरुष। लेकिन बाहर महिलाओं का संबंध नहीं था, बीच में बहुत ऐसा काल गया। तो उस समय ठीक था कि भाई घर के काम उन पर छोड़ दिए, हम बाहर के काम संभालते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, महिलाएं सब काम कर सकती है और कर भी रही है, और समाज के लिए कर रही है, देश के लिए कर रही है। उनके कर्तृत्व का भी 50% अगर वो है समाज में, तो उनके कर्तृत्व का भाई ये उपयोग है। तो उनको इसके अवसर देने चाहिए। तो समाज का काम करना चाहती है तो उनको अवसर देना चाहिए। और ये जब वो करती है तो हमको भी कुछ बातें संभालनी चाहिए। तो हमारी यशवंतराव जी केलकर थे, उनकी पत्नी बताती थी कि हमारे घर में हमारी भी एक टीम है, वो उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, ये 4 लोग मिलके घर को संभालते हैं, ये उनका कहना था। तो घर को चलाने में हम सब एक साथ रहते हैं, मिलकर सब काम करते हैं, बांट लेते हैं और पूर्ण करते हैं। परिवार में ये होना चाहिए। ये बदले हुए समय में ऐसे कुछ बदल हमको करने पड़े, और ये हम कर सकते हैं, कर सकेंगे, क्योंकि ये करना शुरू किया कि 2-3 वर्षों के बाद घर के सब लोगों को अनुभव होता है कि इसके कारण सब अच्छा हो रहा है, इसी के कारण सब अच्छा चलेगा। तो फिर पूरा परिवार साथ आ जाता है। बहुत धैर्य से, शांति से करना पड़ता है। वो धैर्य और शांति ये तो महिलाओं का प्रमुख गुण है ना। मैंने आज कहा कार्यकर्ताओं को, श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग में भगवान ने विभूतियां बताई है अपनी। तो पुरुषों का नाम एक गुण के लिए लेते हैं, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं, ऐसा। लेकिन जब महिलाओं का प्रश्न आता है तो किसी का नाम नहीं लेते, पूरी महिला जाति के ही 6 गुणों का उल्लेख करते हैं। क्या? कीर्ति,
कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो वो अपनी परंपरा ये मानती है कि महिलाओं में इन 6 गुणों के रूप में प्रत्येक में ये विभूति विद्यमान है, विशेष शक्तियां विद्यमान। इसलिए पुरुषों में विभूतियां खोजना है तो राम को खोजना पड़ेगा, कृष्ण को खोजना पड़ेगा, सूर्य को खोजना पड़ेगा। लेकिन महिलाओं में खोजनी तो खोजना नहीं पड़ेगा, वो है ही समाज में इतनी सारी। ये उनके बारे में धारणा है, अनुभव जन्य, अनुभव सिद्ध धारणा है। और इसलिए हम कहते हैं कि महिला तो साक्षात जगत जननी है वगैरह वगैरह। बीच का काल ऐसा गया कि उस जगत जननी को हमने दासी बना के घर में रखा। अब जो समय है तो उसको देवी बनाकर देव घर में बंद मत रखो, घर में दासी मत बनाओ, उसको अपने जैसा मनुष्य मानकर उसकी सारी बातों का विचार करो। और जैसे हमारो बातों का वो विचार करती है, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करती है, उसकी बातों का विचार करके हमको भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऊपर के अपने आचरण में, शैली में ऐसे कुछ परिवर्तन हम लाएंगे तो, और अपने इस दृष्टि को स्पष्ट रूप से समझकर ध्यान में रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि बदलते हुए समय की जो सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को मात देकर कुटुंब के आधार पर समाज का निर्माण, और इस समाज के आधार पर संपूर्ण मानवता का निर्माण, इस प्रकार की एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे मातृशक्ति के कारण पूरे मानवता में उत्पन्न होगी। वो करने का कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए ऐसा विचार आप कीजिए, और सब आपका विषय है। अधिकारी तो आप मातृशक्ति के लोग ही है, क्योंकि हम तो ये पढ़ के या आपका सुन के बता रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करने का अनुभव आपको आज भी है। तो आप करने लगेगी तो हम लोगों का भी कुछ ठीक बनेगा, हम लोगों में भी सुधार होगा। इसलिए आप इसको करना शुरू कीजिए, इतने एक विनंती सामने रखता हूँ। बाकी पूजा जी के भाषण में बहुत सारे विषय आ गए हैं, इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं। पुस्तक है, वो आप लीजिए, पढ़िए, तो आपके चिंतन में वो सहायता करेगी। तो ये सब हो जाता है तो फिर आज का ये जो विषय है युगानुकूल मातृत्व, उसके बारे में जितना विचार करना चाहिए वो सारा विचार अपने पास आ गया, ऐसा होगा, ऐसा एक सूचना जोड़ता हूँ मैं। केवल मेरे भाषण पर मत जाइए, एक प्रयोगावस्था में सारी बातें हैं, तो चल रहा है। तो इन पुस्तकों को भी पढ़िए, उस भाषण का भी विचार कीजिए, और मुख्य बात है ये सब करते हुए करना प्रारंभ कीजिए। हम करना शुरू करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी का, हमारी वर्तमान पीढ़ी का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का और संपूर्ण मानवता का कल्याण जिस रास्ते से होता है वो रास्ता खुलेगा, और ये आपके करने पर ही निर्भर है। इसलिए हाथ जोड़ के आपको ये विनंती फिर से एक बार उसका स्मरण देते हुए, और आपने सुन लिया इतना लंबा भाषण, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने 4 शब्द। आज युगानुकूल मातृत्व इस विषय पर परम पूजनीय जी का प्रबोधन प्राप्त हुआ और एक दिशा मिली संपूर्ण समाज को कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। और हम लोग जब चिंतन कर रहे थे तो एक यही शीर्षक समझ में आ रहा था कि परंपरा की जड़ों से आधुनिकता के शिखर पर, और शायद कहीं ना कहीं आपने इन सारी बातों को अपने उसमें अभिव्यक्त किया कि पुरुष, किन्हीं किन्हीं पुरुषों में ताकत है, लेकिन महिलाएं सभी ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। आपके इस उद्बोधन के लिए पूरा सभागार आपके चरणों में नतमस्तक है, हमको दिशा निर्देश कर देने के लिए। और जो पाथेय आपसे प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से संगठन के आगे पथ प्रदर्शक के रूप में हमें कार्य करेगा और दिशा निर्देश हमको यहाँ से मिलता रहेगा। आपने कहा कुटुंब केवल एक रचना नहीं, वहाँ आत्मा है, जिससे वहाँ हमें आत्मीयता प्राप्त होती है। शायद आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम एक ही पूर्ण के अंग हैं, एकता ही सत्य है, और मातृत्व
कर्तव्य ही नहीं दायित्व है। तो इसी दायित्व को का निर्वहन करने के लिए आज का यह आह्वान है कि हम सब जो शक्ति स्वरूपा हैं, हम जयंती हैं, हम मंगला हैं, हम काली हैं, कपालिनी हैं, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री हैं, तो अपने स्वरूप का स्मरण करें और समाज को दिशा निर्देश देने का कार्य करें। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पूरे परिवार का दायित्व है कि मिलकर घर में सहयोग के साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करें और एक दूसरे का सहयोग करें। आपको पूरे सभागार की तरफ से मैं हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं जिसकी उपस्थिति मात्र से धन्यता का अनुभव हो, उसको धन्यवाद दिया जाता है। इसी क्रम में इस विषय पर जो ये मातृशक्तियाँ सम्मुख बैठी हैं, सभी को एक लिंक के थ्रू सभी से प्रश्न आमंत्रित किए गए थे और सब चूंकि समय की सीमा है तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ नहीं पूछा जा सकता, तो हम लोगों ने बैठ कर के उन प्रश्नों को उनकी प्रकृति के आधार पर उनको कुछ 10 प्रश्नों में समाहित करने का प्रयास हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने किया है। और उन 10 प्रश्नों के माध्यम से परम पूजनीय जी से हम लोग मार्गदर्शन चाहेंगे कि आप इन प्रश्नों का अपने सुंदर शब्दों में यदि व्याख्या करेंगे तो वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक साबित होंगे। पहला प्रश्न है, वर्क लाइफ बैलेंस और कैरियर। माँ को बहुआयामी कहकर सभी तरह के कार्यों को करने की अपेक्षा करना कहाँ तक उचित है? माताएं नौकरी, घर, बच्चों की जिम्मेदारी और खुद के विकास के बीच संतुलन कैसे बनाएं ताकि शांति और संतुष्टि मिल सके? सभी प्रश्नों को, चूंकि बहुत सारे 328 प्रश्न आए थे, तो हम नाम लोगों नहीं ने है। जैसे नाम नहीं है ना? 10-15 प्रश्नों को लोगों ठीक का ठीक मिला है। करके तो सामूहिक पूछा। नाव आहे? जी, मग बोला, सांगा. पूछने वाले कौन है? एक मिनट। इसमें मेजर सीमा कौशिक शर्मा, ममता त्यागी जी, सुषमा यादव जी, प्रियदर्शनी राहुल और सुधिधा गौतम जी का ये प्रश्न है। तो पहले अंश का तो मैंने उत्तर दे दिया कि 18 के 18 काम उसको ही देना 18 था, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। अभी जमाना है कि काम बांट लेना चाहिए, एक टीम के नाते सारा परिवार मिलके करे तो ये संभव है। अब शांति और संतुष्टि तब मिलती है जब हम जो करना चाहते वो हमको करने को मिलता है। तो आपने जो बताया, नौकरी, घर, बच्चों की जिम्मेवारी, खुद का विकास, और भी काम जुड़ सकते हैं इसमें। इसमें प्राथमिकता हमको तय करनी पड़ेगी, और वो प्राथमिकता तय करते समय हम जो भी करेंगे उससे हमारे आसपास शांति बनी रहे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। यानी अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, और प्रथम बात कौन सी है उसको अधिक समय, दूसरी बात कौन सी है उसको अधिक थोड़ा कम समय, आखिरी बात कौन सी है वो शायद हो भी ना सके तो भी समाधान मानना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार के बिना, यानी परिवार के सुख के बिना माता को शांति मिल नहीं सकती। प्रयत्न करके देखा है पश्चिम में, लेकिन उन्हें नहीं हो सकता। स्त्री मुक्ति वाला जो आंदोलन चला, उसके पहले अवस्था में यही बात थी कि कुछ नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। उसके प्रवर्तक ने ही दूसरे अवस्था में ये लिखा कि ये हमारा गलत हो गया, और उसके कारण 2 पीढ़ियां हमने खराब कर दी। अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले नई पीढ़ी को और उचित रास्ता मिले, इसलिए मैं नया पुस्तक लिख रही हूँ। लेकिन उसमें भी कुछ अपूर्णता रही, तो ऐसे उनके 5 दौर हो गए हैं। हर दौर में वो सुधार करती है और स्त्री मुक्ति से स्त्री शक्ति की ओर मुड़ती है। परिवार चाहिए ऐसा कहती है।
और अपने विचारों की तरफ आती है। इसलिए मेरा कहना है कि ये सब देखना, उसी समय परिवार ने ये देखना चाहिए कि इतने सारे दायित्वों के नीचे उनका अपना मन, उनकी अपनी आकांक्षा, ये उसको घुटन न हो, वो मर न जाए। कैसा अवसर हम दे सकते हैं ये सारा करने के लिए, ये परिवार ने भी सोचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि दोनों का प्रबोधन आवश्यक है। और जब संस्था एक संगठन करेंगे प्रबोधन तब करेंगे, लेकिन अपने घर से आप प्रारंभ कर सकती हो, क्योंकि कड़वी गोली कैसे खिलाना प्रेम से वो आप जानती हो। तो शुरू कीजिए तो धीरे धीरे वातावरण बदल जाता है, और फिर इसकी प्रायोरिटी निश्चित करके हम उसको कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, संस्कार, संस्कृति और पारंपरिक मूल्य। आधुनिक समय में हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों से कैसे जोड़ें ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। प्रश्न पूछा है आभा चौधरी जी ने, अन्नू बहनल जी ने, जागृति सिंह जी ने, डॉक्टर भारती मिश्रा जी ने, संगीता पाटिल जी ने। तो ये सब देने का एक ही तरीका दुनिया में है, दूसरा नहीं है। क्योंकि मूल्यों से जोड़ना यानी मूल्यों का आचरण होना। मूल्यों पर निबंध लिख सके इससे कोई फायदा नहीं है। जो मूल्य है उसको व्यवहार में लाएं, तो उसके लिए आदत बनानी पड़ती है। तो आदत बनाना, उसके लिए किसी को उदाहरण होना पड़ता है, और उदाहरण जिसका है वो आप तो हो, अपना हो, ऐसा उसका संबंध होना पड़ता है। तो हमारे एक संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 11वीं 12वीं के बच्चों को प्रश्न पूछा, नाइट हैज मेनी स्टार्स बट डे हैज ओनली वन, स्टिल डे इज ब्राइटर देन नाइट, व्हाई? तो उत्तर एक ही है कि सूर्य स्वयं प्रकाशी तारा है, वो प्रकाश दे सकता है। रात को चंद्रमा देता है, लेकिन सूरज नहीं है तो अमावस्या रहती है। जब उसको मिलता नहीं उधार में प्रकाश, तो अमावस्या रहती। सूरज की अमावस्या नहीं होती कभी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। और दूसरा, सूर्य से भी बड़े बड़े हजारों प्रकाशमान तारे, लेकिन लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, तो उनका प्रकाश आते आते एक टिमटिमाती रोशनी रह जाता है, और वो भी रोशनी 1 लाख साल पुरानी है। तो अभी जो देखेंगे वो 1 लाख साल पुराना है, अब क्या है पता नहीं। सूरज एक है कि 8.5 मिनट में उसका पूरा प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, इसलिए वो प्रकाश दे सकता है। यही तरीका है गुण उत्पन्न करना, जीवन में मूल्यों का आचरण उत्पन्न करना। इसके लिए उदाहरण चाहिए, आत्मीयता चाहिए। वो अनुकरण करने जाता है तब उसको ठोकरें लगती है। तो साइकिल सीखते सीखते गिर गई इसलिए साइकिल सीखना छोड़ दिया, ऐसा न हो। गिरकर फिर उठे, प्रयास जारी रखे, एक दिन साइकिल सीख जाए। ऐसे ही मूल्यों के आचरण में कई प्रकार की ठोकरें लग सकती है, तब उसको संभालना, पथ पर अविचल रखना, ये भी काम करना पड़ता है। ये जब होता है घर के बड़ों से, तो अगले पीढ़ी के पास ये मूल्य जाते हैं। ये तरीका है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विकृति और नैतिक अंकुश। सामाजिक रूप से स्वीकार्य परंतु नैतिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार का अंतर समझना हमारे लिए कितना आवश्यक है और समाज को इसे कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। प्रश्न पूछा है अंजू वत्स जी, डॉक्टर सोनिका गुप्ता जी, डॉक्टर प्रियंका सचदेवा जी, राजेश्वरी जी और श्रेया वैजापुरकर। ये प्रश्न समझने में मुझे जरा कठिनाई हो रही है, क्योंकि जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य है वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य कैसे हो सकता है? आपका कहना है कि वो समाज में चल रहा है बिना नीति अनीति का विचार किए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। समाज अगर चलना है तो नीति का विचार, नीति तब आती है जब एक से ज्यादा मनुष्य है। अगर दुनिया में मैं अकेला ही हूं तो मैं ये करूं अथवा न करूं, जो करना चाहिए वो न करूं, जो नहीं करना चाहिए वो करूं, क्या बिगड़ता है? मेरा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। नीति की बात तब आती है जब हम दो है, और केवल दो है ऐसा नहीं, हम दो एक ही है।
हम 100 एक ही है, हम 142 करोड़ एक ही है, हम कितने अब्ज है दुनिया में, वो सब एक ही है, और हम और हमारा पर्यावरण एक ही है। ये अंदर का एकत्व जब मन में रहता है, उसके आधार पर नीति बनती है। बिल्ली दूध पी रही, मैं हाथ में जो आता है फेंक के मारता हूँ, भाग जाती है। मेरा बच्चा दूध पीता है, फेंक के नहीं मारता नहीं हूँ उसको। ये क्यों है? तो जितना बच्चों के बारे में महत्व है, इतना बिल्ली के बारे में नहीं है। संत लोग हैं, वो तो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके दौड़ते हुए, केवल रोटी लेके भाग रहा है, सूखी खाएगा, घी लगा ले, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है। तो अपनापन होना चाहिए, तब नीति बनती है। और नीति अकेले के लिए नहीं बनती, नीति पूरे समाज के लिए बनती है। और इसलिए जो नैतिक है वही सामाजिक व्यवहार है, ये ध्यान में रखना। सभी मातृशक्तियों से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम होगा और तभी आप स्थान छोड़ें। चौथा प्रश्न है, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड फेक नैरेटिव्स। सोशल मीडिया नैतिक रूप से गलत व्यवहार एवं अमर्यादित भाषा को सामान्य बना रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक अभिभावक के नाते बच्चों को कैसे बचाएं और उनसे भावनात्मक रूप से कैसे जोड़ें? प्रश्न पूछा है ममता शर्मा जी, डॉक्टर रेणु आर्या जी, शीतल बंसल जी ने, डॉक्टर संगमित्रा जी और प्रोफेसर नीलम राठी जी ने। अब बच्चों से भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ना, इसका ट्रेनिंग तो हमको आपसे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप करती है ये। आप जो अपनापन देती है वो जन्म भर याद रहता है मनुष्यों को। तो ये तो आपको प्रकृति ने दी हुई एक देन है ना, वत्सलता, वात्सल्य, वही है। तो आप कर सकती है, आप कर रही है। तो केवल संवाद जारी रखना चाहिए, तो बच्चों का मन समझ में आता है। बच्चा अपने साथ ऐसे जुड़ना चाहिए कि हमसे पूर्ण मुक्त होकर बात कर सके। सामान्यतः माता के साथ ऐसा होता है, वो रहना चाहिए। और बाकी जो सोशल मीडिया, अमर्यादित भाषा, अब इसका परिणाम समाज में दुष्प्रभाव दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है ना कि कुछ लोग इससे अलिप्त है। सब के सब भाग गए ऐसा नहीं होता, बहुत सारे भाग गए, लेकिन इस आंधी में भी कुछ लोग हैं कि वो नहीं देखते, दिखा वही दिख रहा है तो देखना बंद कर देते। सोशल मीडिया को उपयोग कम कर, बच्चों में दिख रहे हैं लोग। ये अंतर क्यों है, उनमें और अपने बच्चों में क्या अंतर है, या जो भटक गए उनमें क्या अंतर है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और वो अंतर होता है प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति, जैसा मैंने कहा, पहले चरण में 3 साल तक आयु के, दूसरे चरण में 7 साल तक घर में, घर के बड़ों के सानिध्य के कारण बनती है, उनके अनुकरण करके होती है। पांचवा, तो एक मिनट, तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा घर के अंदर ही पला बढ़ा, तो उसकी भाषा जैसे लड़का था और लड़की जैसी भाषा बोलता था, वो अच्छा नहीं लगा माताजी को, तो अपने भाई के पास भेजा। भाई पुलिस में था। तो फिर वो भाई के यहाँ 3 महीने रहकर जब वापस आया, मामा के यहाँ रहकर, तो घर में आने के बाद पिताजी में कहा क्या हाल चाल है, तो उसने कुछ पुलिसी भाषा में उत्तर दिया उनको। तब उनको समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे एक कथा है। या कभी ऐसा हम सुनते हैं, फोन पर अंग्रेजी सीखने के लिए फोन पर प्रशिक्षण लेने वाले में, उसको तो अंग्रेजी नहीं आई, लेकिन वो वहाँ का शिक्षक वो भोजपुरी सीख गया, ऐसा भी हमने सुना है। तो ये है कि ये सब है, लेकिन इसको नहीं देखना, ये हमको नहीं करना है। अभी फिल्मों में फॉर ओनली एडल्ट्स ऐसा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं जी कोई कंटेंट है बच्चों के लिए खराब है, एडल्ट्स के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस कंटेंट से अप्रभावित रहने की क्षमता एडल्ट्स की होगी, ऐसा माना जाता है।
वो भी नहीं रहते अप्रभावित, लेकिन माना जाता है। बच्चों की नहीं होती है निश्चित है। तो ये क्षमता उनमें विकसित करना, ये विवेक उनको देना। कई अपने यहाँ पर विदेश में लोग गए पिछले पीढ़ियों में, बिल्कुल तिलक गांधी जी के जमाने से, तो वहाँ के मोहमय वातावरण में ही रहना है और स्वतंत्र है, कोई देखने वाला नहीं है। तो शराब की आदत है, महिला पुरुषों में जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसकी आदत है, वो सहज ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ से माताजी उनको शपथ लेके भेजती थी कि ये 2 बातें तुम नहीं करोगे, मांसाहार नहीं करोगे, ऐसा वहाँ की पत्नी नहीं करोगे। और उस एक माता के दिए आश्वासन, माता को दिए आश्वासन पर, उसके आधार पर ये लोग वहां गए और इन सब बातों से अनछुए वापस आए। ये क्या है? ये एक विवेक भरा उस समय, उस विवेक का प्रयोग करना अपने बच्चों को आना चाहिए। इसकी चिंता हम करेंगे तो फिर, और थोड़ी वो डिसिप्लिन लागू करनी पड़ेगी। बच्चों ने नहीं देखना चाहिए, इस भाषा को सुनना नहीं चाहिए, तो आप भी मत देखिए और आप भी मत सुने, क्या बिगड़ता है? हम करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। हम अगर एक तरीका हम अपना कर चले, बच्चे उस तरीके में पलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी प्रवृत्ति बनेगी। ये करना चाहिए। 5वां प्रश्न है महिला व पुरुष समन्वय। प्रश्न है समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच और घर के संचालन में उनकी भागीदारी कैसी रहे ताकि मातृशक्ति को बराबर का सहयोग और सम्मान प्राप्त हो। प्रश्न पूछा है अदिति तंदन जी ने, नीमा भगत जी, डॉक्टर रूबी मिश्रा जी, शिरीन खजूरिया जी और रूबिका लियाकत जी। वैसे तो उत्तर आ गया है मेरे भाषण में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुषों का प्रबोधन ये भी मातृशक्ति जागरण के लिए समाज की आवश्यकता है। और वो जागरण, कड़वी घुट्टी कैसे पिलाना वो आप जानती है, आप करोगी। यहाँ बैठे पुरुष वर्ग से भी मेरी विनंती है कि थोड़ा इस तरफ ध्यान करिए, अपने से प्रारंभ करके अपने अपने घरों में वातावरण बनाइए। वो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। मातृशक्ति जहाँ सम्मानित होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, ये वचन निरर्थक नहीं है। तो घर में बराबर की भागीदारी पहले थी, तो पुरुष कमा के लाता था और फिर सारी कमाई महिला के ताला चाबी में रहती थी। उसका बजटिंग वो निर्धारित करती थी, घर में भोजन में किसको बुलाना नहीं बुलाना वो निर्धारित करती थी, और आपस के परामर्श में से सारा घर चलता था। वो वातावरण फिर से लाना पड़ेगा। ये जो इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, मैं और मेरा का अहंकार, तो ये ईगो मैनेजमेंट ठीक से फिर से सिखानी पड़ेगी। वो संवाद के द्वारा ही वो होता है, इसलिए वो करना पड़ेगा। 6वां प्रश्न है बच्चों की परवरिश और शिक्षा। आज की प्रतिस्पर्धा और व्यस्त जीवन में माताएं किशोर बच्चों के भावनात्मक मुद्दों को कैसे समझें और उन्हें सही संस्कार कैसे दें। प्रश्न पूछा है दीपाली सिंह जी, दिव्या आर्या जी, डॉक्टर मीनाक्षी कौल जी और पुष्पा रानी जी ने। ऐसा है कि कुछ ढीला छोड़ना पड़ता है, कुछ खींचना पड़ता है। तो एकदम सब आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। लेकिन ये 3 बातें करो, ये एक बात मत करो, और 3 बातें करोगे, 2 में मैं साथ रहूंगी तुम्हारी। ये प्रेम से अगर होता है तो फिर धीरे धीरे बच्चा ये सब विधि निषेध सीख जाता है, और केवल सीखता नहीं है, उसको इंटरनलाइज कर लेता अपनी इच्छा से। तो अब ये ज्यादा बातें इन सब बातों को आप जानती हो, क्योंकि माता ही ये सब कराती है, करती है, सिखाती है। इसमें समय लगाना, एक आयु तक बच्चों को पालन करना नजर रखकर, ये बहुत आवश्यक है। और उस आयु के बाद उनको थोड़ा फ्री छोड़ना ये भी आवश्यक है। तो 12 साल तक, अपने यहाँ पहले एक श्लोक था ना, लालयत पंचवर्षानी दशवर्षंतु ताड़यत। तो 5 वर्ष तक सहन करो, उल्टा सीधा भी करे, समझाते जाओ, लेकिन सहन करो,
लाड़ करो उसके, प्यार करो। फिर वो अश्योर्ड हो जाता है कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरी गलती हो गई तो भी। उसके बाद उसको डिसिप्लिन लगाना, 10 वर्षन तू ताड़े, और 16 साल का हो गया तो उसके बाद मित्र के जैसा उसके साथ आचरण करना। ये 16 साल की लिमिट अब नीचे आ गई है, IQ बढ़ने का, IQ नहीं बढ़ा, IQ बढ़ा है, उसके कारण वो 12 साल तक आ गई है। तो 12 साल तक बच्चा आपकी सुनेगा, मानेगा, प्रेम से सिखाएंगे, सीखेगा। उसके बाद थोड़ा उसको छोड़ो, खुला छोड़ो, बाहर जाएगा, दुर्व्यवहार करेगा, ठोकर लगेगी, रोते रोते घर में वापस आएगा, तो उसको प्रेम से सहलाकर शांत करना, भरोसा देना। फेल हो गया तो चिंता मत करो, तुम फेल हो गए तो भी तुम्हारे साथ हम हैं, ये सारा उसको मिलना चाहिए उस आयु में, तो फिर ये सारी बातें ठीक रहेंगी। उसके लिए प्रायोरिटी से बच्चों पर समय देना, ये करना पड़ता है, वो आप करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा की नीति। माताओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार और समाज को कौन से मातृत्व अनुकूल कदम उठाने चाहिए? प्रश्न पूछा है डॉक्टर पूनम गोयल जी, डॉक्टर दीपशिखा गोयल जी, नीता जी, प्रतिभा बालियान जी, सीमा सिंह जी। तो सरकार के बारे में आपने पूछा है, तो यहाँ सरकार में जो है ऐसे लोग भी बैठे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि इसका समुचित विचार करके और अपनी नीतिगत कृति से उसका उत्तर दे। लेकिन कुछ बातें होती है नहीं, जैसे महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की एक रचना हर ऑफिस में चाहिए, ऐसा ऐसा बताते हैं ना, इसका अभाव है। विद्यालयों में लड़कियों के लिए, जो मिश्र लड़के लड़कियां एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ अलग से सुविधाएं चाहिए। तो माताओं को मैटरनिटी लीव का विशेष प्रावधान करना पड़ता है, ऐसी कुछ आवश्यकता होती है। देहजनित जो प्राकृतिक अंतर है उसके कारण महिलाओं की कुछ आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रावधान हर प्रकार की सेवा में चाहिए, उनके लिए सुविधा हर प्रकार की सेवा में चाहिए। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ के लिए करना पड़ता है, लेकिन होना चाहिए, ये तो सबको मान्य है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। थोड़ा सोचेंगे तो क्या बाकी है वो हो भी जाएगा। समाज को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुल मिलाकर महिला समाज ये अपना भी दायित्व है, ऐसा बाकी लोगों को मानना चाहिए। जैसे रास्तों पर कॉलेज की लड़कियां जा रही या लड़कियां जा रही और उनको तकलीफ देने वाले कुछ लोग हैं, तो तकलीफ देते रहते हैं और समाज देखते रहता है, कुछ करता नहीं। बस्ती में तरुण है तो उनके कारण बस्ती में महिलाएं सुरक्षित हो जानी चाहिए। तो कई कई वातावरण है, रात को 12 साढ़े 12 बजे सज धज कर महिलाएं निकलकर घूमकर आती है, ऐसा कहीं कहीं है। उसका कारण केवल सरकारी बंदोबस्त नहीं है, उसका कारण वहां के समाज का स्वभाव ऐसा है। तो ये समाज को करना चाहिए, समाज को अपनी महिलाओं के ओर देखने की दृष्टि को बदलना है। जो पहले थी कि भाई मैं सीता जी के केवल पायल पहचानता हूँ, बाकी नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी आंख उठाकर उनका चेहरा नहीं देखा, ये उड़ती थी अपने समाज की। अब है कि कैसा देखते, अब मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, वो बदलना पड़ेगा, तो ये सुरक्षितता अपने आप आएगी। उसके लिए संस्कार आवश्यक है, उसके लिए हमने महिलाओं को क्या माना है ये समझने की आवश्यकता है और समझकर बताने की आवश्यकता है। तो हम सभी का काम है, ये हम करने लगेंगे तो समाज के ओर से महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी। समाज से उनकी यही अपेक्षा है कि समाज उनको सुरक्षित करे, वो कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन समाज का दायित्व है तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए। वो लड़ने के लिए तैयार है आक्रामकों से, लेकिन समाज आक्रामक ना बने, बिना लड़ाई के ही काम चल जाए। तो ये ऐसी बातें समाज को करनी है, सरकार को कुछ करनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक अरे भूमिका। ये एक रह गई, कुछ महिलाओं की समस्या एनीमिया जैसी रहती है, विशिष्ट महिलाओं के लिए है, वो होती है ध्यान में रखकर
परिवार ने भी, और अगर सरकार का संबंध ये आता है फैसिलिटीज में, तो उन्होंने भी इसका एक एंटिसिपेशन करके उसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए, ये करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक भूमिका। विकसित भारत के लक्ष्य में मातृशक्ति परिवार और समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता में क्या भूमिका निभा सकती है? प्रश्न पूछा है ममता शर्मा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्राजक्ता विप्रदास जी, विजया भारती जी ने। तो जितनी पुरुषों की भूमिका है और जिस प्रकार की है, उतनी और उससे ज्यादा कुछ महिलाओं की है। अपने समाज में तो 50% है, तो एक संख्या बल से ही वो जब तक आधा बल लगेगा नहीं, तब तक ये विकसित भारत का प्रश्न, ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। तो उन सबको लगना है, और इसमें भूमिका यही हो सकती है संभाल की। कई बातें आती है, सामूहिक रूप से भी आती है, व्यक्तिगत रूप से भी आती है। उसका डीलिंग अगर समाज के अंदर की डीलिंग होने के कारण आत्मीयता के साथ हो, प्रेम से देखे और विचार करे, तो समस्याएं जल्दी समाप्त हो सकती है, अच्छी तरह निभ सकती है सारी बात। और ये स्वभावतः करने की क्षमता महिलाओं की ज्यादा रहती है, तो उनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। अब उसका डिटेलिंग करना है तो शायद जोशी जी जैसे वक्ता को बुलाकर आपको 2 दिन का सुनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अभी थोड़े में नहीं, इतना ही बता सकता हूँ। अगला प्रश्न है, परिवार संरचना और संबंध। संयुक्त परिवार कम होने और एकल परिवार बढ़ने से मातृत्व और बच्चों की परवरिश पर क्या असर पड़ रहा है और परिवारों में रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए? प्रश्न पूछा है वैशाली पोद्दार जी, इंदु राठी जी, उषा चंद्रा जी, सुनीता जी, सुश्री ऋतु गोयल जी ने। तो एक तो तुरंत ध्यान में आने वाली बात है कि अधिक संख्या में पलने वाले बच्चे वो अपने अहंकार को संयमित रखना सीख जाते हैं, तो परिवार में सबके साथ चलने में उनको कोई समस्या नहीं होती। उनका अपना परिवार बनता है तब घटस्फोट जैसी समस्याएं नहीं आती है। समाज के साथ भी मिलाकर चलने की उनकी क्षमता बन जाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ जो जीना पड़ता है उसमें उनके ध्यान में आता है कि सबको जीना है, और सबको जीना है तो मुझे कुछ छोड़ना है। मैं ही नहीं हूं, सब है। तो ये फोकस उसका बन जाता है, तो उसका अहंकार कम हो जाता है, या अपने अहंकार को संयमित करना वो सीख जाता है। तो उसके कारण एक स्वस्थ सामूहिक जीवन परिवार में, समाज में ये उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात है, उसको सुरक्षा की चिंता नहीं रहती। जैसा मैंने कहा कि ठोकरें लगती है, जाना कहाँ, रोना कहाँ जाके, मन को हल्का कहाँ करना। मन में भय पैदा होता है, 12वीं फेल हो गया, अब मेरा क्या होगा, तो कहाँ से राहत मिलेगी? नहीं मिली तो आत्महत्या तक जाते हैं लोग। लेकिन अधिक संख्या वाले परिवार में उनकी ये जगह बनती है, क्योंकि व्यस्तता के कारण ये ध्यान नहीं दे सकते तो दूसरे ध्यान देने वाले हैं। अभी बताते समय और एक माताजी ने बताया बैठक में कि अपने बच्चे, पहले तो उन्होंने कहा, पहले तो घर में बच्चे होते थे, कौन किसका है ये भी ध्यान में नहीं रहता था, एकत्र परिवार होते थे तो कौन किसका है ये ध्यान में नहीं रहता था, इसलिए सब अपने ऐसा व्यवहार भी होता था। तो बच्चे को माता नहीं तो मौसी जगह मिल जाती थी, और इसलिए उसकी हिम्मत, और जिसको आजकल सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, वो कायम होती थी। अब वो रचना नहीं है, लेकिन वो भावना हम बरकरार रख सकते हैं। उसका जिक्र मैंने किया अपने भाषण में। वो करेंगे तो ये जगह फिर से निर्माण होगी और सब ठीक होगा। आखिरी प्रश्न है, बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में देर से विवाह, कम बच्चे और उपभोक्तावादी सोच के बीच नई पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों एवं राष्ट्रवादी सोच से कैसे जोड़ा जाए?
प्रश्न पूछा है अदिति नारायणी जी, अंजू हांडा जी, ग्रेस जी, मुस्कान जी और पायल मांगो। देखिए, सोच बदलने की जो बात है ना, वो फिर से वही बात है। दूसरी जो सोच है, अपनी सोच, उसके आधार पर जितना बन सकता है उतना यशस्वी और पूर्णतः सार्थक जीवन हम जी रहे हैं, ये नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए। तो उसका परिणाम होता है नई पीढ़ी, आप जो भटक रही है, इधर जा रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको प्रामाणिक उदाहरण नहीं मिलते, जहां मिलते वहां वो जीवन भी दे देते हैं समाज के लिए। है, कितने ही चिन्मय मिशन में, स्वामीनारायण में, गायत्री परिवार में कितने ही युवक आते और निकल भी जाते हैं। हमको प्रचारक मिलते हैं प्रतिवर्ष। ये आते कहाँ से है? कुछ उनकी प्रवृत्ति बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण ऐसे नहीं होते। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह बहुत बड़े हैं। तो अपना समाज कहता है कि भगवान रामचंद्र बड़े सत्यवचनी थे, वो तो भगवान थे, उनके जैसा वही कर सकते हैं। हम तो सामान्य लोग हैं, इसलिए राम जन्म हो फिर से, लेकिन मेरे घर में ना हो, ऐसे सामान्य लोग सोचते हैं। ये उदाहरण ऐसे नहीं रहते, ये उदाहरण उनके रोजमर्रा मिलने वाले लोगों के रहते हैं। और वो अपने से बड़े दूर है, श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं रहता। 2 कदम आगे है, 5 कदम आगे है, ऐसा उनको लगता है। तो वो तो तैयार बैठा है अनुकरण करने की, हिम्मत करने के लिए। उसमें जज्बा इतना है कि वो तो अंधेरे में कूदने के लिए तैयार है, आग में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन इसका जो आवाहन मिलना है, वहां पर उसको वो चित्र दिखना चाहिए, वो प्रामाणिकता मिलनी चाहिए, तो वो करेगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। हाँ, मैंने थोड़े में उत्तर दिए क्योंकि समय का तकाजा था। सभी उपस्थित मातृशक्तियों जो विभिन्न जगहों से आई हैं, जो हमारे अतिथि विशिष्टजन हैं, और हमारे व्यासपीठ पर उपस्थित सभी अतिथियों का पूरा विश्व मांगल्य परिवार नतमस्तक होकर धन्यवाद ज्ञापित करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और हम सब अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। वंदे मातरम के लिए कावेरी। भारत में, आधे भारत में, हैदराबाद में। और ऐसी ही बैठक दूसरी 25 और 26 को हैदराबाद में होगी। हम सब उसके लिए भी अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं। कावेरी।